अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। जो लास्ट में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट आंसर हैं, उनके एमसीक्यूज़ भी उसको सॉल्व करेंगे और शॉर्ट आंसर को भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। कहता है किस चीज़ के नतीजे में प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुए थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट नंबर पे है कैथोड रेज, कैनल रेज, एक्स रेज और अल्फा रेज। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कैनल रेज के नतीजे में प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो क्या है? बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी। ये हमारा पास जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। कहता है इनमें से कौन सा है, चार ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सा ज़्यादातर मोस्ट पेनिट्रेटिंग है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल्स। तो ज़्यादा जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन जो हमारे पास ये सी जुज़ है, हमारे पास सी थर्ड नंबर पे है। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास सी है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जो तीसरा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहता है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था वाज यूज्ड बाय। सबसे पहले किसने दिया था ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था, सबसे पहले किसने दिया था? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने और प्लांक्स ने। तो ये बोहर जो था, इसने सबसे पहले जो है ऑर्बिट का कंसेप्ट इसने दिया था, बोहर ने। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सी है। इधर भी थर्ड का भी हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो सी है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर की जानिब। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। कहता है वो कौन सा शेल होता है जो 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 शेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के होता है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है। के के बाद फिर अब बारी आती है एल की, एल के बाद फिर बारी आती है एम की, एम के बाद फिर एन की, एंड सो ऑन। इसी तरह एस में इसमें कितने सब शेल होते हैं और एल में कितने सब शेल होते हैं और एम में कितने सब शेल होते हैं? एल में सिर्फ एक सब शेल होता है, ठीक है, और एल में एस और पी 2 सब शेल होते हैं, जबकि एम में एस, पी और डी, इसमें 3 सब शेल होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है एम शेल। तो एम शेल में कितनी सब शेल होते हैं? 3। तो इसका जो है डी है। करेक्ट आंसर फोर्थ का हमारे पास डी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 नंबर पर। कहता है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। कहता है रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस फॉर ट्यूमर, इंसानी जिस्म में ट्यूमर्स की शनाख्त के लिए। तो वो कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90 एंड फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोबाल्ट 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ए। 5 नंबर का ए है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 6 नंबर पे। कहता है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेकअप, जब यूरेनियम 235 ब्रेकअप टूटता है तो क्या होता है? जब वो यूरेनियम 235 ब्रेकअप्स इट प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, नथिंग। ये है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये प्रोड्यूस करता है। तो ये करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो है बी। 6 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की जानिब। कहता है द पी सब शेल हैज़। पी सब शेल में कितने, कहता है शेल होते हैं, पी सब शेल में कितने शेल होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 ऑर्बिटल। कहता है जो पी सब शेल है वो 1 ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है, 2 पर होता है, 3 पर होता है या फिर 4 पर होता है। ये 3 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि एस, पी और डी। तो ये 3 ऑर्बिटल्स, जो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास है सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है अब 8 जो है, कहता है ड्यूट्रम इज़ यूज टू मेक। ड्यूट्रम जो है वो इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए? लाइट वाटर बनाने के लिए, हैवी वाटर बनाने के लिए, सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए या फिर हॉट वाटर बनाने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास हैवी वाटर बनाने के लिए। ड्यूट्रम को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हैवी वाटर बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ये बी इसका करेक्ट आंसर। हैवी वाटर बनाने के लिए हम ड्यूट्रम को इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। कहता है द आइसोटोप C12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस। ऐसा इस कायनात में
जो C12 है हमारे पास उसकी तादाद मिकदार कितनी है। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। सबसे पहले है 96.9, फिर है 97.6%, फिर है 99.7%, या फिर कहता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें है कि नन ऑफ दिस, इनमें से वैसे कोई नहीं, वो लास्ट में है जो इसका डी, वो तो करेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सी हमारे पास 12 है, इसकी अबंडेंस इसमें तकरीबन वो 98.9% होती है अबंडेंस C12 की, जबकि ऑप्शन में ये बिल्कुल नहीं है। तो नन ऑफ दिस को हम टिक करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी अबंडेंस C12 की 198.9% होती है इस अर्थ क्रस्ट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। लास्ट में हमारे पास कहता है हु डिस्कवर द प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने, जे थॉमसन ने, और नील बोहर ने, या फिर रदरफोर्ड ने। सबसे पहले हमारे पास है गोल्डस्टाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो जनाब गोल्डस्टाइन ने जो है वो उसको प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने। तो हमारे पास ये MCQs थे। अब हम चलते हैं ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। अब हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये MCQs हमारे मुकम्मल हो गए, अब हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट कहता है शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है कहता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कि कैथोड की रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, कहता है कैथोड रेज, कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। जो कैथोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर ये भी कहता है कि जे थॉमसन ने जो है इसका इलेक्ट्रॉन ओवर मास, चार्ज ओवर मास, जे थॉमसन ने इसका क्या किया था, चार्ज ओवर मास जो है वो मालूम किया था। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है गिव 5 करेक्टर्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के कोई से 5 जो है वो करेक्टर आप बताएं। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का, कहता है कैथोड रेज के 5 जो करेक्टर हैं वो बताएं आप। फर्स्ट में है कहता है ये जो है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जो है वो सफ़र करते हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड रेज, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं बिल्कुल। उसके बाद है कहता है कि ये इसका टेम्परेचर जब ये किसी जिस्म से गुजरती हैं, जब ये किसी जिस्म से गुजरती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, राइज़ कर देती हैं। जब ये किसी जिस्म से गुजरती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ा देती हैं। और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब जो है टूवर्ड्स करती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती हैं किसकी जानिब, रिफ्लेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की जानिब जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये है हमारे पास करेक्टर। और उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन बाय, इसके फिर 4 इसके जो हैं वो जुज़ हैं। फर्स्ट जुज़ है कहता है हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन और देयर इन द आयन, कहता है इस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इसमें कितने फास्फोरस आयन जो हमारे पास गिवन दिया गया है उसमें कितने जो है हाउ मैनी प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो है 15 इसमें प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, वो हैं 15 + 3 = ये 18 हो गया, ठीक है। और कहता है न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, वो है 13, वो हमारे पास 31 - 15 = 16, क्योंकि जो हमारे पास आयन है जो हमारे पास गिवन दिया गया है
वो है P 3115 3 माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 है और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, हमारे पास 18 है। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। फिर लिखेंगे 3s2 3p6। जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 18 बन जाता है, ठीक है। हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आयन। इस कहता है इस आयन का नेम क्या है। इस आयन का नेम जो है वो है फॉस्फेट आयन, ठीक है। आयन का नेम क्या है? जो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास वो है फॉस्फेट आयन। सी ऑप्शन हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी थी, वो हमने कर ली है। और इसका जो डी जुज है वह कहता है नेम ऑफ द नोबल गैस। कहता है उस नोबल गैस का नाम बताएं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस फास्फोरस आयन के बिल्कुल सेम है। वो है हमारे पास आर्गन। आर्गन ऐसी है, आर्गन और फास्फेट, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, हमारे पास सेम है। इन दोनों की, आर्गन और फास्फेट आयन, इस दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है, सेम है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। कहता है डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। डिफरेंस मालूम करना है हमने किसका, शेल का और सब शेल का। ये हमारे पास शेल है और ये हमारे पास, ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस आप बता सकते हैं कि शेल और सब शेल का क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इसका जो डिफरेंस है, कहता है द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं शेल के अंदर। उसको हम कहते हैं शेल, इज कॉल्ड शेल। इधर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, इस सब शेल में क्या कहता है, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पाथ। हर शेल जो है कहता है इसमें क्या है, ईच शेल, ये कंसिस्ट होता है किस पर, स्मॉलर पाथ पर। स्मॉलर पाथ पर ये हर शेल जो है वो जो मुश्तमिल होता है। फिर उसको हम कहते हैं सब शेल। उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सब शेल। उसको हम सब शेल कहते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट जो है वो डिफरेंस आ गया। अब सेकेंड नंबर पे जो इसका डिफरेंस है वो कहता है कि द शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू, जब शेल को कहता है हम मज़ीद सब डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सब शेल बन जाते हैं। जब कहता है शेल को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब शेल में। तो वो सब शेल में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन कहता है जब इसमें सब शेल में जब हम उसको फर्दर कंपोज करते हैं, सब शेल को जब हम मज़ीद क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, तो वो बना देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल बना देते हैं। अब थर्ड नंबर पे है हमारे पास जो लास्ट में, कहता है शेल जो हैं ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, के, एल और एम। जबकि सब शेल में ये अल्फ़ाबेट्स में इसको हम शो करते हैं। हमारे पास जो के है इसको हम एस से शो करते हैं, जो एल है, ठीक है, इसको पी से, और जो एम है इसको डी से, इसी तरह एंड सो ऑन एफ। एस पी डी एफ इसको हम सब शेल में शो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका डिफरेंट शेल और सब शेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। कहता है कि एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17। कहता है एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 17। अब वो कहता है
फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बताएं और उस बताएं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दोबारा पढ़ते हैं, कहते हैं एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन के एल, कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि के में 2, के के बाद फिर एल, इसमें कितने होते हैं 8 और एम में कितने होते हैं 7। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। 8 और 2 10 प्लस 7, तो ये टोटल कितने हो गए 17, ये भी 17 थे और ये भी 17। के में 2 आते हैं क्योंकि ये एस है, ठीक है, एस शेल, ये एस और पी है, ये एस पी और डी है, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, ये 2 है हमारे पास, इसमें 2 आते हैं और प्लस 6 आते हैं, 6 + 2 8 हो गया। इसमें कितने, क्योंकि हमने पूरे करने थे 17, तो सिर्फ जो बाकी बचते थे 10 के अलावा वो 7 वो हमने एम में रख दिए, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। कहता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। इलेक्ट्रॉनिक कहता है कन्फिग्रेशन करें, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 13, ये 3 है तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो बाकी 10। ये भी इसकी हम कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके हमारे पास फर्स्ट शेल जो वो के है, फिर क्या है एल, तो के में 2 और एल में कितने आते हैं 8, टोटल ये 10 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बिल्कुल मतलब उसका ओरिजिनल जवाब देना है, जबकि इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कहता है मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2A2। हमारे पास कहता है मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है 2 8 और 2। तो हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 2, ये है हमारे पास K और ये हमारे पास क्या है ये L है और ये जो ये कि हमारे पास क्या है ये M है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, जो हमारे पास लास्ट बचता है एम उसमें 2 ही हैं, क्योंकि हमने मुकम्मल करना है, इससे ज़्यादा तो नहीं करना ना, ठीक है। फिर पूछता है कि कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हमारे पास जो लास्ट वाला शेल है कि एम आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट कहता है कि इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, वो किस शेल में होते हैं, एस शेल में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट है ये हमारे पास क्या है एस शेल है इसमें। थर्ड नंबर पे कहता है कि वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज टेंडेंसी, मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसके पास कहता है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत होती है, क्योंकि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव का चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता लेता, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है जबकि ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत होती है मैग्नीशियम के पास। तो ये क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हाट विल द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कहता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है। एग्जांपल उसकी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एटम क्या करता है लूज करता है तो क्या होता है। 1 + 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है ये लूज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करे गेन करे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर Cl 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, फिर लास्ट में यहाँ पर ये इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया। यह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। कहता है फॉर व्हाट पर्पस, क्या मकसद है यूरेनियम 235 इज़ यूज, यूरेनियम 235 को हम किस मकसद के लिए किस पर्पस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं।
तो इसका जो मेन है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है, जो हमारे पास टर्बाइनें हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो हम बम्बारमेंट भी करवाते हैं, फिर उसके बाद जो वाटर को हम भाप में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास जो एनर्जी पैदा होती है उससे हम टर्बाइन्स वगैरह चलाते हैं, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। लास्ट में उसने ये भी कहता है कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए, तरक्की याफ्ता कौम के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसने पैदा की? उसके पास है 235 यूरेनियम, नीचे है उसमें 92, फिर है हमारे पास न्यूट्रॉन 1, फिर उसके बाद बेरिलियम, बेरियम, फिर उस क्रिप्टॉन भी बना, ठीक है, प्लस एनर्जी बनी। बेरियम जो है ये है 139, 56, क्रिप्टॉन जो है ये है 96, 34, प्लस ये एनर्जी हमारे पास जनरेट हो गई, जिससे हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं टर्बाइन वगैरह के इस्तेमाल से। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। कहता है फॉर व्हाट पर्पस, क्या मकसद है जब हम यूरेनियम 235, और ये तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। कहता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जो एक गिल्टी, हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थायराइड ग्लैंड्स पर जो गिल्टियाँ वगैरह बन जाती है, जिससे खाने पीने की चीज़ें वगैरह हम वगैरह नहीं खा सकते, तो उसके लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम आयोडीन, उसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन 131 आइसोटोप, आइसोटोप जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके लिए आयोडीन 131 आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की कुछ कहता है प्रॉपर्टीज़ दें, पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़। जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, किसके, परिपेंडिकुलर, परिपेंडिकुलर मतलब हमारा ये है हमारे पास, तो ये बिल्कुल ऐसे ही सफ़र करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। सेकंड नंबर पे 2 है, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मास ऑफ पार्टिकल्स वर इक्वल। इसका जो मास है, मास ऑफ पार्टिकल, इसका जो मास ऑफ पार्टिकल इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन्स के। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है डिफेक्ट्स ऑफ एटम। कहता है जो उसने व्हाट एज लॉन्ग एज व्हाट डज द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के डिफेक्ट कौन से हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट, सबसे पहले उसका जो डिफेक्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। वो हमारे पास कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्योंकि उसने कहा था एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पैदा कर, क्योंकि उसके ऊपर अलग एक हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, और वो मुसलसल एनर्जी जो है वो इमिट करता है, और उसको मुसलसल एनर्जी खारिज करने की वजह से उस एक ऐसा वक्त आता है कि वो उसको जो है उसके अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर उसको गिर जाना था, उसका ये पहला डिफेक्ट था। फिर उसने कहा था कि अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो इसको अपना एक स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, तो उसका ये दूसरा डिफेक्ट था, जिसकी वजह से इसके मॉडल के बाद नील बोहर ने अपनी एक और थ्योरी पेश की थी एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो ये था उसका डिफेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है जो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं, इट डज एन इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। वो ना तो एनर्जी खारिज करते हैं और ना ही जज्ब करते हैं। व्हेन डज इट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कहता है वो क्या होता है जब ये एनर्जी इमिट या फिर अब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है? तो मैं आपको बताऊँ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मदार के अंदर रहते हैं, ये फ़र्ज़ कर हमारे पास एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड। कहता है ये इनकी एनर्जी जो है ये ना तो एनर्जी जज्ब करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल। लेकिन
इनकी एनर्जी तब चेंज होती है जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, तब इनकी एनर्जी चेंज होती है। फिर जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर की जानिब जो है वो जंप लगाते हैं, तब भी इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती है। फिर उसने इसकी एनर्जी को कुल इस तरह से डेल ई इस तरह से उसने शो किया, ठीक है। डेल ई हमारे पास क्या है, चेंज इन एनर्जी है। फिर उसने दिया कि ये हमारे पास E1 है माइनस E2 है। फिर उसने दिया कि एच वी, ये एच हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये जो वी है ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसको हमने मुकम्मल कर लिया है। कहता है हमारे पास एक ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल कहता है कब एनर्जी चेंज होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट में या फिर हायर टू लोअर ऑर्बिट में, तो इसकी एनर्जी चेंज होती है। तो उसने चेंज इन एनर्जी को डेल ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में जो है वो फर्स्ट हमारा जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है इसके ऊपर जो है हम जो है लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में उसके ऊपर लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। चलते हैं एक नेक्स्ट और न्यू वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।